जी नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जय भीम है, जय मूल्यवासी और जय संविधान, जय भारत है सभी को। आज विषय बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्निकल इशू के कारण हम कुछ विलंब से हम कल नहीं चला सके कार्यक्रम को, लेकिन अभी ऐसे हम रेगुलर जो है कार्यक्रम अभी हम जो चल रहा है वो फिर से सिलसिलेवार चलेगा, कंटिन्यू। और हम बात करेंगे जो बहुत गंभीर है। लोग आप देखेंगे अक्सर हमारे लीडर्स को हमारे लोग बहुत कोसते हैं, फेसबुक में हो यूट्यूब में हो, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। दूसरी ओर बाबा साहब ने कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने भी धोखा दिया, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सब कैसे प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्या आधार है रिजर्वेशन का, क्या आधार है पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। विषय जैसे आप जानते ही हैं पहले से ही प्रचारित है, लेकिन चर्चा पर चर्चा हम शुरू करें अपने विद्वान साथियों के साथ। लेकिन अपील है कि इस कार्यक्रम को आप अपने टाइमलाइन में शेयर करिए। फेसबुक चलाते हैं तो वहां से शेयर कीजिए, वहां चल रहा है। और जो भी मीडिया आपके पास माध्यम है, मीडियम है, उससे व्हाट्सएप हो चाहे इंस्टाग्राम, जहां भी आप इसको लिंक को शेयर कर सकते हैं, पर्सनली या ग्रुप में आप शेयर करिए। क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है ये। लोग ऐसे तो कोसते हैं लोगों को, लेकिन सिस्टम दोषी है, और सिस्टम जो है कैसे दोषी है, इन सब बातों से हम प्रोफेसर साहब से और फिर बहुत सारे जो साथी जो आपको पता है मामसेप से जुड़े हुए, मूल्यवान से जुड़े हुए, उनको हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है इस विषय पर जानकारी लेने के लिए। तो हम शुरू करते हैं और आपके सामने हम विषय सबसे पहले स्क्रीन पर हम लाते हैं। विषय ये है, पूना पैक्ट से आरक्षण, क्या फायदे क्या नुकसान। पूना पैक्ट से आरक्षण, क्या फायदे क्या नुकसान। हमारे साथ इस विषय पे जुड़ेंगे मूल निवासी प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा सर, जुड़ेंगे जो पहले भी हमारे साथ एमबीएन न्यूज नेटवर्क में आए हुए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी यूपी से हमारे साथ हैं। और दूसरे हमारे साथ जुड़ेंगे, जी जय भीम सर, मूल निवासी अंधीर राम जी, बाम से स्टेट ऑफिसर है और स्टेट के पदाधिकारी। और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे मूल निवासी सतीश गौतम जी, मूल निवासी संघ से हैं और लंबे समय से ये लखनऊ से, और लंबे समय से इनका मतलब तजुर्बा रहा है। तो सबसे पहले मैं सभी अपने विद्वान साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय, ये जो महत्वपूर्ण विषय है, बहुत लोग मतलब इस विषय को नहीं समझते हैं। मतलब कॉमन मैन तो दूर की बात है, जो पढ़े लिखे जो मूवमेंट भी चला रहे हैं उनको भी ये जानकारी नहीं है कि क्यों हमारे लोग हमारा काम नहीं करते, क्या वजह है। लोग बीजेपी है, दलाल है, बड़े सब कुछ सब बात बोलते रहते हैं हमारे लीडर को, चाहे हमारे, लेकिन जो वास्तव जो बात है कहाँ है दोस्त, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो हम परिचर्चा को शुरू करते हैं विलंब न करते हुए। सबसे पहले हम प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे, प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा सर से हम बात करेंगे। सर आपसे रिक्वेस्ट है अपनी माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर हम आप चर्चा को शुरू करेंगे। जी 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 जी। जी सर ये जो मामला है, जो हमने आज जो विषय लगाया है पूना पैक्ट, पहले तो ये कैसे हुआ गांधी और बाबा साहब के बीच में। हम्म, सर थोड़ा आधार इसका बताइए, कैसे प्रारंभ हुआ, किस परिस्थिति में हुआ। जी सर। जी। जी 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 थैंक यू। आप जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हम्म। और इसको जानना भी जरूरी है, विशेषकर आज के संदर्भ में जब आप कह रहे हैं कि नेताओं पर ये आरोप लग रहे हैं, हमारे नेताओं पर ये आरोप लग रहे हैं, तो इसको जानना और समझना और जरूरी हो गया जी। है। तो सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि इसका आधार क्या है, पूना पैक्ट का आधार, और ये कैसे आया सीन में पूना पैक्ट, उसके पीछे आपको जानना पड़ेगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं ले चलता हूँ, हल्का हम्म। सा कुछ दो चार पॉइंट जरूरी हैं। जी। देखिए, जब मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना होती है और ब्रिटिश रूल यहाँ पर रहता है भारत में, तो उनको सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थे, उसमें बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला था, हम्म। जिसको आप कहें कि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। तो उन्होंने मांग की ब्रिटिश सरकार से कि हमको सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए। फर्स्ट टाइम ये बात आई। राइट सर। ठीक है। जब फर्स्ट टाइम ये बात मुस्लिम भाइयों ने मांग की, और 1909 1906 में देखिए, अब स्थापना होती है मुस्लिम लीग की, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो उस समय ब्रिटिश जो शासन था, जी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1909 में, उन्होंने पहली बार, जिसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म भी कहते हैं, जी। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरल देने की बात की। किनको? मुसलमानों को। हम्म। मुस्लिम भाइयों को जब सेपरेट इलेक्टोरल मिली तो ये बड़ी जीत थी उनकी।
अब सेपरेट इलेक्टोरल क्या था, इस पे भी थोड़ा सा बहुत जरूरी है जानना। इस सेपरेट इलेक्टोरल ये होता है कि जिस क्षेत्र में आपकी जनसंख्या ज्यादा है, किसी एक कम्युनिटी की जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां का जो प्रतिनिधि हो रहा होगा, जो चुन के आएगा, तो केवल उसी मेजोरिटी, जो पॉपुलेशन मेजोरिटी है, जैसे मुसलमानों की जहां पे मेजोरिटी है, तो वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट करेगा। जी। ठीक है, तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और सीधे सीधे हिसाब रहेगा ये। तो ये बहुत बड़ी जीत थी मुसलमानों की। इसके बाद इसको देखते ही देखते और भी जो भारतवर्ष की और भी कम्युनिटी थी, ठीक है, जिसमें एंग्लो इंडियन हो गया, ठीक है, सिख हो गए, ईसाई हो गए, और यूरोपियन वो लोग थे, इन्होंने भी इस सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की। तो अब आप जब 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुस्लिम को दिया, इसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट है, हाँ, 1999 में उन्होंने इन सबको, सिख हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, ठीक है, यूरोपियन हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जो भी कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही थी, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया। जब ये सेपरेट इलेक्टोरल मिला तो रियली जिसको कहते हैं अच्छे दिन आ गए उनके, तो ये आए। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसको हम लोग जब जो डिफरेंट कम्युनिटी हैं इनको जब इसकी बात की गई, तो इस आयोग जो जिसको कहते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और उसके थ्रू इनको कहा जाता है, दूसरे वाले को। इसमें एक रिकमेंडेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया था कि 10 साल बाद ये इसकी समीक्षा होगी। ठीक है, 10 साल बाद समीक्षा होगी, जिसके लिए एक आयोग बैठा जाए, जिसको हम लोग साइमन कमीशन बोलते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन बोलते हैं। अब यहां से प्रश्न शुरू होता है, देखिए सबका। तो जब साइमन कमीशन बैठा तो 1929 में बाबा साहब अम्बेडकर यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो साइमन कमीशन को पहली बार उन्होंने इस बात को रखा कि क्योंकि भारतवर्ष में जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, उन सबसे ज्यादा जो डिप्रेस क्लास है, उसको बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरल की जरूरत है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर हैं, शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हैं ही, और आप किसी भी दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है वो है पिछड़ों को, और दलित और पिछड़ों को, जिसमें सबको मान के चले। तो पहली बार साइमन जब कमीशन के सामने बाबा साहब ने बात रखी, तो साइमन कमीशन के बाद जब राउंड टेबल, साइमन कमीशन की देखिए रिपोर्ट सबमिट हो गई, ठीक है, 1930 के आसपास शायद, ठीक है, इसके बाद इसके लिए भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए भी, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित होंगे 3, जिसमें पहली और दूसरी में बाबा साहब अंबेडकर ने मांग की और ये कहा गया कि हम दलितों को, डिप्रेस क्लास को दिया जाए। तो वो सबसे बड़ी जीत हो रही है वहां पर कि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, डिप्रेस क्लास को हम सेपरेट इलेक्टोरल देते हैं, तो वो बहुत बड़ी जीत थी। ये कहना था कि इंडिया में भूचाल आ गया। आप समझ सकते हैं कि अछूतों को, अनटचेबल्स को जब सेपरेट इलेक्टोरल मिल जाए तो सीधे सीधे आप प्रतिनिधि चुन सकते थे और दलित चुन सकते थे, जिसको हम लोग शूद्र कह रहे हैं और अनटचेबल्स कह रहे हैं, वही चुन सकते थे। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन खासतौर से जो सवर्ण हिंदुओं का था उनका आया। इवन अब शुरू में मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया, इसमें कोई डर नहीं, साइमन कमीशन के, इसलिए कि उसमें कह रहे हैं कि आप लोग के रिप्रेजेंटेशन नहीं है डिफरेंट कम्युनिटी का। तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि भाई ये संवैधानिक कमीशन है, इसलिए इसमें ये नहीं हो सकता है। तो वो बात अलग है, लेकिन बाद में आप सब लोग जैसे कि जानते हैं, हिस्ट्री में भी मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी के समझाने के बाद भी। तो पहली वाली जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, केवल बाइकाट किया इन लोगों ने। सेकंड वाले में जब बाबा साहब ने इतने तर्कपूर्ण ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के सामने ये बात रखी, तो उन लोग को जब एक्सेप्ट करना पड़ा, और जब कम्युनल अवार्ड घोषित हो गया प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के द्वारा, तो फिर यहां पर पूरा एकदम सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद जब वापस आते हैं गांधी जी भारत में, तो उनको खैर अरेस्ट हो जाते हैं उस समय, लेकिन वो जेल से ही आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। और उन्होंने एक जो तर्क दिया, जो बहुत ही बेहुदा तर्क था, ठीक है, उन्होंने कहा इससे आप हिंदू कम्युनिटी में बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है।
जबकि ब्रिटिश, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, हम्म। ब्रिटिश सरकार ने जब कम्युनल आपको दे दिया सेपरेट इलेक्टोरल, तो आपकी आइडेंटिटी अलग हो गई, हम्म। आपको एक आइडेंटिटी दे दी गई, और जिसको वो हिंदू से अलग रखा गया। हम्म। और ये बहुत महत्वपूर्ण जीत थी बाबा साहब की। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि इतना इतने ये पूरा व्यवस्था चली आ रही थी, हम्म। इसलिए इसका गांधी जी ने भरपूर विरोध किया, जितना हो सकता था विरोध किया। ठीक है, उस विरोध के बाद जब अनशन में बैठ गए, तो सब लोग पूरा मनाने भी गया, बाबा साहब को बड़ा प्रेशर डाला, सब आप जानते हैं कि इतना जी। ज्यादा प्रेशर हो गए। हम्म। इवन बाबा साहब की पत्नी जी। रमाबाई जी भी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गांधी जी को क्यों मारना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम्म। मैं क्यों मारना चाहता हूं, मैं तो हम्म। अपने लोगों के हितों की बात कर रहा हूं, और हम्म। इसमें गांधी जी को क्या प्रॉब्लम है। तो गांधी जी ने केवल ये लिया कि हिंदू बढ़ जाएंगे, हम्म। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं हो रही थी। तो हम्म। ये सबसे बड़ी साजिश वहां से शुरू होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसके बाद गांधी बाबा साहब को जो भी कहिए, इतना सोशल प्रेशर भी पड़ा, इतना उनको तो ये कहने लगे कि ये आतंकवादी हो रहे हैं, देशद्रोही हैं, ठीक है, बिल्कुल सब सब बिल्कुल। जितने भी इल्जाम हो सकते धमकियां थे वगैरह लगे। जी। तो हाँ, तो गांधी फिर बाबा साहब ने कुछ कंडीशंस के साथ, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, 1932 में, उसकी उस वो समझौता एयरबेड़ा जेल में पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और बाबा साहब के बीच में, जिसमें हम्म। कुछ कुछ शर्तों के साथ बातें कही गई। फिर उसका जो रिप्रेजेंटेशन आता है सामने कि भाई कैसे है, तो वहां पे जो सबसे बड़ा स्विफ्ट है, वो सेपरेट इलेक्टर से जॉइंट। ज्वाइंट इलेक्टोरल की ओर। जी जी। ठीक है, जी। वो सबसे डेंजरस हुआ, जो खासतौर से अभी तक ज्वाइंट इलेक्टोरल में था कि आपको सीटें दे देंगे भाई हम। ठीक है, तो पहले जो कम्युनल अवार्ड जब था, तो शायद 72 के लगभग थी, फिर इसके बाद 147 या 148 सीट डिक्लेयर हुई, अलग अलग हम्म। जो प्रोविंस थे हम्म। उनमें। तो उसमें इनको उनको सीटें तो मिल गई, लेकिन जो ज्वाइंट जो इलेक्शन होने का जो वो था, तो प्रोसेस। उसमें सब फेल हो गया। हम्म। ठीक है, तो जो आज भी चल रहा है, इसके चक्कर में ही कि सीटों का प्रतिनिधित्व बन जाना, और प्रतिनिधि बन के अपने ही लोगों का काम करना, ये डिफरेंट चीज है। बाबा साहब ने कोई इस ढंग का कोई संवैधानिक दायित्व तो नहीं लिया था उस समय तक, और लेकिन वो सोसाइटी का काम कर रहे थे। आजकल नेता हमारे प्रतिनिधि अपने हम्म। कम्युनिटी का बोर्ड लेके तो बन जा रहे हैं, हम्म। लेकिन वो भूल जाते हैं उस चीज को कि आपको जो मिला है ये संवैधानिक आरक्षण, ठीक है, जिसको आप राजनीतिक आरक्षण भी कह सकते हैं, ये किसकी देन है। बाबा साहब को समझौता करना पड़ा वहां पर, जी। और ये वो आप सब जानते हैं कि खून के आंसू रोए थे उस समय, बिल्कुल। कि ये मैंने ये गलत किया है, और मुझे इसी डर से जो आज आप कह रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न हम लोग करने लगे अपने नेताओं से। तो बाबा साहब उस समय सोच रहे थे कि इस तरह का हो सकता है कि केवल ये पार्टी के लोग बन के रह जाएं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोग बन के रह जाएं, और वो हम्म। सोसाइटी का काम ही ना करें। आप केवल आपने जिसको कहते हैं आरक्षण लेकर अपना मजा मार रहा है, पे बैक सोसाइटी आप भूल गए। तो इस तरह से जब बाबा साहब ने पुनः प्रकट किया, तो जब ज्वाइंट इलेक्टोरल का जो कंडीशन लगी, वो हम्म। सबसे खतरनाक थी। जी। और ठीक जी है, सर। और जी जो जी। आज के संदर्भ में बड़ा हम्म। हानिकारक प्रतीत हो रही है। जी सर, इसमें हम जी जी आगे भी आपसे हम कुछ जानना हाँ, जी चाहेंगे जी कि जी कैसे, मतलब अगर सेपरेट होता तो क्या रिजल्ट होता और ज्वाइंट हुआ तो हम देख ही रहे हैं जी। आगे हम लेंगे सर आपसे और सवाल। हम जी अभी जी जी सतीश गौतम सर के पास आएंगे, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए और फिर हम आपसे वार्तालाप शुरू करेंगे। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जो एक तो हम बात तो करते हैं कि भाई हमारे लोग काम नहीं कर रहे, ठीक है, म्यूट हो गया। वो हाँ हो गया जी, हो गया जी। सर आप बताइए कि ये जो आरक्षण का जो मसला असल मसला है, पॉलिटिकल ठीक है, पॉलिटिकल लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, अपना उनका स्वार्थ सिद्धि है, 5 साल की नौकरी है, 5 साल का मतलब उनका टेन्योर है, जितना से जितना वो चाहते हैं कि कमा के रख ले। लेकिन हम लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिजर्वेशन से हम आए हैं, वो 20 साल 25 साल उसी पीना, उसी जो अब सर ने बताया पूना पैक्ट जो हुआ, जिस आधार जो उन्होंने बताया, उसी से हम भी आए हैं। उसी से हमको 16/4 के तहत बाबा साहब के साथ कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने संविधान में अंतिम में जो उनको टाइम मिला शॉर्ट पीरियड में, उन्होंने हमारे लिए लिखा कि सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास का सर्वे हो, और ये लोग पिछड़े हैं पहले से भी है, तो इनको दिया जाए। तो हम तो 20 साल 25 साल के लिए इधर आ रहे हैं ना, लेकिन फिर हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे तो बाबा साहब ने कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और भी हमारे लोग बोलते हैं कि ये जो पूना पैक्ट के जो लोग हैं, और बाबा साहब ने खुद कहा कि भाई ये जो लोग हैं वो उस कुत्ते के समान है जो मतलब संसद में
हमारे लोगों के लिए काटना तो दूर भौंक भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, चूंकि आपने बहुत अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है, लंबे समय तक आप सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत जो है डेडिकेशन मैं जानता हूँ। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जी सतीश सर, फिर हम मंदिर सर के पास आधारभूत सवाल पे जाएंगे। जी। जय भीम, जय मूल निवासी सर। जी। और मेरा जहां तक अनुभव है कि हमारे लोग आरक्षण का फायदा ले करके जो हम्म। शिक्षा पाई और अपनी जो भी सुख सुविधाएं हम्म। उन्होंने अर्जित की, हम्म। वो हमारे जो भी महापुरुष थे उनके विचारों को वो लोग भूल चुके। हम्म। उनके अंदर वो चीजें नहीं रही, अगर रही भी तो उनके, मेरे जो अनुभव है, उन्होंने समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम्म। समाज में यहाँ तक कि मैंने देखा है, मैं गया हूँ और ऐसे परिवारों को देखा है, उन्होंने अपने भाइयों और भतीजों या किसी को भी नहीं देखा। कुछ परसेंट लोग उसमें ऐसे हैं जिन्होंने समाज की तरफ देखा, लेकिन उसकी संख्या नगण्य नहीं कही जाएगी। अगर हमारे जिस तरह से बड़ी हमें खुशी हो रही है, मुझे जो भी समय मिला इस आंदोलन में और बाम सेफ का नाम मुझे जो बताया जाता था, मैंने उस चीज को देखा। और आज भी मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं कि अब इतने इतने लोग पार्टी बनाकर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं कुछ हुआ, आप लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग उनको यही चीज बोलते हैं कि हमारे जो महापुरुषों तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुल्ले और बाबा साहब, इन्होंने अपने परिवार को त्याग करके, यहाँ तक कि बाबा साहब ने अपने बच्चों का बलिदान दिया, बहुत ही परेशानियों में जो है रह करके शिक्षा ग्रहण की, हम्म। और आजीवन उन्होंने अपने मरते समय तक इस समाज के लिए जो काम किया। तो मुझे तो यही लगता है सर कि ये जो विचारधारा है वो अभी हमारे समाज में बहुत जगह नहीं पहुंच रही है। उसके लिए हम लोग एक सिपाही के तौर पर जो खड़े हुए हैं, अभी भी अपने समाज में, संगठन में ऐसे भी लोग हैं जो अपने ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अब हमें इन सभी बातों के साथ साथ सच्ची लगन और जो है विचारों के साथ आंदोलन को चलाना होगा, तभी हम कुछ कामयाबी पा सकते हैं। ये भी हमारे जी। महापुरुषों ने कहा है कि जैसे जैसे हमारी विचारधारा लोगों के अंदर जाएगी, ब्लड में होगी, उसी तरह परिवर्तन हो सकता है। जी। और हमारे संगठन का जो भी उद्देश्य है वो यही है कि व्यवस्था परिवर्तन हम लोग करने के लिए निकले हैं और काम कर भी रहे हैं। लेकिन काम जो है जिस तरीके से होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। जो भी मजबूरियां हों, तो हमें आने वाले समय में जो भी है वो बहुत सच्ची लगन के साथ कार्य जी करना सतीश होगा। सर। जी। जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। अभी हम चर्चा शुरू करते हैं मूल निवासी अंधीराम सर के पास। बामसेफ के बिहार के स्टेट ऑफिसर हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं। और ये वो शख्स है जिन्होंने मुझे इस आंदोलन से अवगत कराया। जितने भी दर्शक हैं उनको इस बात की जानकारी मैं इस एमबीएन के माध्यम से दे रहा हूँ। जब हम लोग साथ पदस्थापित थे बिहार में तो अक्सर ये आते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी सतीश गौतम सर ने बताया कि लोगों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अनुभव है, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो अक्सर आते थे और ये बामसेफ का कूपन काट देते थे, 250 रुपया का। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बाबा साहब फूले साहब को मैं नहीं जानता। मैं सरस्वती पूजा बड़ा शौक से मनाता था, और सरस्वती पूजा के दिन जो है स्कूल को बड़ा सजाता था, बहुत मेहनत करता था, मतलब जो हमारा कॉमन आदमी है उस व्यवहार में था। और ये लगातार आते थे और 250 और 500 रुपया, मैं कभी कभी गुस्सा भी जाता था कि भाई क्या, लेकिन ये कंटिन्यू मुझे टच करते रहे।
और हमें आज इस जो जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास एक हौसला है, मतलब एक जाति से निकाल के मूल निवासी मेंटल पे लाना, एक आदमी को अपनी क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन करना, तो सामाजिक गुरु है हमारे एक तरह से। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ IMBN के इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से कि इन्होंने मुझे इस आंदोलन से जोड़ा। बहुत बहुत परिवर्तन हुआ, मेरे में हुआ, मेरे फैमिली में हुआ, मेरे समाज में हुआ, झारखंड में भी अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो ये इनके बदौलत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हम आपसे सर बहुत आधारभूत, ही जी, आपका आधारभूत जी जो हम जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेसर साहब ने बहुत ही डिटेल में दे दिया। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरल लाया था, सेपरेट सेटलमेंट की भी बात थी और कुछ बातें थी। अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं पूना पैठ के संदर्भ में, तो आप जरूर हमारा मार्गदर्शन करें जी। जी। ऐसे सर ने बहुत तारीफ कर दी, जी। लेकिन हमारे पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, जब जागरूक हो जाते हैं तो इसी तरह परिवर्तन होता है उनके अंदर। और इसी तरह से अपना योगदान देना चाहिए अपने समाज में लोगों को, मैं यही संदेश देना चाहता जी। हूँ। जी। और प्रोफेसर साहब को अभिनंदन करते हुए, और जितने भी हमारे मूल निवासी साथी जो MBN न्यूज नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, सभी दर्शकों को अभिनंदन करते हुए मैं स्वागत करता हूं और इस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। जी। साथियों, डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान इस देश में केवल संविधान निर्माण के वहीं तक सीमित नहीं है। वे केवल संविधान निर्माता ही नहीं है, बल्कि वे जो बहुसंख्यक आबादी है, जो उस समय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर सवर्ण हिंदुओं द्वारा निचले पैदान पर धकेल दिया गया था, उनको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। उनके प्रयास को और उनकी प्रयास की वजह से जो मूल निवासी बहुजन समाज है, खास तौर से अछूत वर्ग के लोग, जो अभी जो संवैधानिक रूप से SC ST हैं, उनका कल्याण का काम, उनको बराबरी का दर्जा दिलाने का काम उन्होंने विभिन्न समय में किया। जैसा सर बता रहे थे, सर ने बहुत ही डिटेल में बता चुका है। अब जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, तो बाबा साहब ने असमानता को दूर करने के लिए अपना कुछ सुझाव, बहुत सारा सुझाव दिए। मैं उस विषय पर आने से पहले इसको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रतिनिधित्व का मांग किया। अब जैसे विषय है आज का कि पूना पैक्ट से आरक्षण, क्या फायदे क्या नुकसान। हमारे महापुरुषों द्वारा कभी भी आरक्षण का डिमांड नहीं किया गया। हाँ, जब वे डिमांड किया गया तो प्रतिनिधित्व का, या हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई थी, और जो प्राप्त भी हुआ था उसमें सफलता भी मिली थी। आरक्षण हम पर थोपा गया था हिंदू नेताओं द्वारा, और वह जबरदस्ती की गई थी और हमको मानने के लिए विवश किया गया था। तो असमानता दूर करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि सबसे पहले जो हमारे देश में जो आपके हुकूमत में राजनीति व्यवस्था है, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व जो है बिल्कुल न के बराबर है, चाहे नहीं है, तो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। उसके बाद सहकारी खेती के लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि इस देश में जो भी खेती है वो सब जमींदारों के पास है। इस जमींदार और हमारे लोग क्या है, उसमें मजदूरी का काम करते हैं। तो जो खेती करना जानते हैं उनके पास खेत नहीं है, तो वो जो है भूमि सुधार के लिए उन्होंने बताया कि भूमि सुधार किया जाए। और स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें कांग्रेस नेताओं द्वारा पूरा वादा किया गया था हमारे नेताओं के से कि हम जब आजाद होंगे तो भूमि सुधार करेंगे, और जो भूमिहीन हैं और जो खेती करने वाले लोग हैं उनको भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन राजनीतिक कारणों से कांग्रेस ने ऐसा नहीं कर सका। उसके बाद आपने जो चर्चा किया सेपरेट सेटलमेंट, तो बाबा साहब ने इस पर अपनी राय दी थी कि अपने देश में पूरा जजमानी व्यवस्था है, और गांव में हमारे लोग ज्यादातर रहते हैं, और गांव में जजमानी व्यवस्था है, और वहां पर एक जाति दूसरे जाति के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जिसके कारण जाति व्यवस्था काफी मजबूत हो जाता है। तो जाति व्यवस्था मजबूत हो जाता है, और जिसके कारण हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, अछूत वर्ग के लोगों को काफी मतलब उसका सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, शोषण का सामना करना पड़ता है। उनके
हमारे क्या आर्थिक शोषण ही नहीं, उनके उनके जो है चारित्रिक शोषण, उनके हर तरह का शोषण किया जाता है। इसीलिए इनको मतलब सेपरेट सेटलमेंट किया जाए, जहां इनको अलग से बसाया जाए और अपने लोग से अपने हर तरह की व्यवस्था। इसमें क्या होता कि सभी में जागृति आती, जो काम जातिगत रूप से हमसे लिया जाता था वो अपने खुद विवश हो जाते। दूसरा, जो अगर ज्वाइंट इलेक्टोरेट अगर हमको प्राप्त हो गया था, अगर उसको लागू कर दिया जाता, तो जैसे हमें जो अछूत वर्ग है या एसटी एसटी के जो लोग हैं, उनको तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता और वास्तविक प्रतिनिधि जाते। अभी क्या है, उन्होंने बाबा साहब ने भी बताया कि अब जो है हमारा एक चमचे लोग जाएंगे, और क्या होगा कि वो अपना तो काम करेंगे, लेकिन हमारे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। और ये जो है हमारे लिए बहुत ही दुष्परिणाम देने वाला है जब टूल्स का ज्वाइंट उन्होंने इलेक्टोरेट। प्रयोग किया था, टूल्स शब्द का इस्तेमाल किया था शायद। जी 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 जी, हम्म। उन्होंने बताया था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है हमारा राजनीति करने का टूल्स होगा, आगे बढ़ने का। लेकिन अब जब ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो जाएगा तो हम ही जो हमारे नेता है वही टूल्स बन जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। तो ये बात थी। दूसरी बात उन्होंने बताया था कि पे बैक टू सोसाइटी, जिसकी चर्चा करते हैं, अगर अपने समाज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपना धन, अपना तन, अपना मन जब तक नहीं लगाएंगे तो तब तक हम अपने स्वयं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से उनका डिमांड था। और ये जो पूना समझौता हुआ, पूना समझौता से हमारे जो लोग थे उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। जी। शायद ये पूछे थे कि पूना प्रभाव का क्या मतलब प्रभाव पड़ा हमारे समुदाय पर। तो पूना समझौता से एससी एसटी को राजनीतिक हथियार बना दिया गया, जैसा अभी बोले। और ज्वाइंट इलेक्शन के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि थे वो हिंदू जाति का एजेंट के रूप में काम करने लगे। जो आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं अपने आप को बाबा साहेब के आंदोलन बताते हैं कि हम बाबा साहेब के आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन आज क्या बने हैं, वो एजेंट बने हुए हैं हमारे लोगों का जो वोट है उसको लेकर के, और हिंदुओं का गुलाम बन गए हैं। और इसके वास्तविक प्रतिनिधि को हरा दिया जाता है इन सवर्ण जो पार्टी के लोग हैं। बाद में जब देखे कि लोग जागरूक हो रहे हैं तो व्हीप का भी सिस्टम लाया, ताकि ये जागरूक लोग कभी भी जो माने हमारे ब्राह्मणवाद है या हमारी जो एजेंडा है उसके खिलाफ नहीं जाए। अगर खिलाफ जाएगा तो पार्टी से उसका सदस्यता पूरा खत्म हो जाएगा, वो सदस्य भी नहीं रहेंगे। फिर एससी एसटी के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक व धार्मिक उन्नयन का बढ़ावा मिलता उससे, अगर पुनः समझौता अगर लागू उसके जो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता तो। लेकिन ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले एससी एसटी के वास्तविक एवं स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया गया जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के द्वारा। तो इसको हम ये कहेंगे कि जो हिंदूवादी नेता लोग थे उन्होंने जो मूल निवासी बहुजन समाज का जो प्रगति का रास्ता था वो सारा बंद कर दिया। इसने हिंदुओं से पृथक एवं अलग अस्तित्व को स्वीकार न करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया। इसके लिए बताते हैं, जैसे बाबा साहब जो थे वो बिल्कुल ही वर्ण व्यवस्था को मानते थे कि वो इनहेरेंट है, और उसी वर्ण व्यवस्था के कारण उसी का उपज है, उसी का रिजल्ट है कि छुआछूत है। जबकि हिंदू नेताओं में खासतौर से जो महात्मा गांधी थे वे मानते थे कि ये छुआछूत जो है वर्ण व्यवस्था से बाहर का चीज है, और वर्ण व्यवस्था हमारे प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, और वर्ण व्यवस्था के वो कट्टर समर्थक थे। लेकिन बाबा साहब वर्ण व्यवस्था के उतने ही कट्टर हमारे विरोधी भी थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये वर्ण व्यवस्था का ही से ही ये जो है हमारा जो है रिजल्ट आता है छुआछूत का। तो इस समझौते ने, जो पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ, उससे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित आदर्श समाज के सामने एक बाधा खड़ी कर दी। अगर एससी एसटी हिंदू का हिस्सा अगर नहीं रहता तो ओबीसी, खासतौर से ओबीसी को जब वो एससी एसटी जो है जब हिंदू समाज से वो अलग उनका मतलब मान्यता मिल जाती, जैसा कि बाबा साहब मान रहे थे, और जो हमको प्रतिनिधित्व मिला था या जो पूना पैक्ट के पहले जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी वह मतलब अल्पसंख्यक होने के नाते दी गई थी, नहीं कि कोई अछूतपन के
अछूत हम अल्पसंख्यक थे और हम बहिष्कृत थे, तो इसलिए हमको वह अधिकार दिया गया था। अगर हम उस हिंदू के हिस्सा अगर नहीं बनाए जाते तो जो मतलब जो अत्याचार जी अछूतों सर। पर किया जाता था सवर्ण हिंदुओं के द्वारा, जी वही अत्याचार ओबीसी पर किया जाता, शूद्रों पर किया जाता, तो शूद्र लोग भी आगे आ जाते, ओबीसी क्लास के लोग भी आगे आ जाते और हिंदुओं की जो विषमतावादी व्यवस्था थी उसको हम जल्दी से जल्दी उखाड़ फेंकने में सक्षम हो जाते उस स्थिति में, क्योंकि हम तो पहले से ही जो मतलब अछूत समुदाय के लोग थे, पहले से ही त्रस्त थे हिंदू मानसिकता से, हिंदू उत्प्रेर शोषण से। और उसके बाद जो है कोई भी जो शूद्र थे, शूद्र के नीचे अछूत थे, इसीलिए अपने आप को समझते थे। लेकिन जब अछूत ही बाहर हो जाते तो जो निचले पायदान पर जो शूद्र आ जाते तो वो भी जो है इस आंदोलन को आगे विद्रोह करते और जो हिंदू व्यवस्था थी, उनकी विषमतावादी व्यवस्था थी, चरमरा जाती, वो उखाड़ कर फेंक देता। जी 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 सर, फिर हम आगे और चर्चा करेंगे। ओके जी ओके, थैंक यू। प्रोफेसर साहब, हम आपसे जो जहाँ पे आपने बात समाप्त किया था वहां से हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि गांधी ने कहा कि बढ़ जाएंगे लोग, हिंदू धर्म जो है वो बढ़ जाएंगे। बाबा साहब इसके बोल रहे थे कि नहीं ये, लेकिन होता क्या, मुझे ये बताइए कि क्या रिजल्ट होता। मान लीजिए पूना पैक्ट नहीं होता तो आज हमारे लीडर कैसे होते और क्या होता परिवर्तन। सर एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है, आज के तारीख में भी लोग जो है जो हम अगर माने कि जो बहुत ओबीसी वर्ग जिस तरह से मूवमेंट को उस हाथों हाथ नहीं ले रहा है, वो एक तरह से मानता है कि भाई ये शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो कहीं ना कहीं ग्रेडेड हमसे नीचे है, ऐसा एक फीलिंग हम अगर ब्राह्मणों ने बनाई है और वो थोड़ा बहुत उसको फॉलो करते हैं। अगर सर मान लीजिए कि वो मिल जाता, सपोज पूना पैक्ट नहीं होता और हम मिल जाता है, तो बाकी तो फिर उधर रह जाते ना सर, ओबीसी के जो लीडर हैं, फिर ब्राह्मण अपने साथ मिला के उसको, जैसे अब विद्रोह की बात कर रहे थे अंधेर जी, उसी मुद्दे पर हम बात आपसे जानना चाहेंगे। क्या होता समाज में, क्या दिखता है सर। एक तो हमारे लीडर हमारे हो जाते, एक तो बात तय है, लेकिन समाज में क्या परिवर्तन होता है। जी सर, बहुत ही मूलभूत जो मैंने बात पूछी है सर कि सामाजिक, बाबा साहब ने हमेशा अगर संविधान निर्माण का मामला देखेंगे तो उन्होंने ओबीसी एससी एसटी सबको रिजर्वेशन के तहत या आर्टिकल के तहत प्रतिनिधि के तहत 16/4 दिया। तो बाबा साहब का सेपरेट इलेक्ट्रॉल और सेपरेट सेटलमेंट से जो गांधी आरोप लगा रहे थे उसको कैसे वो खंडित कर रहे थे, कैसा समाज बनता सर। जी देखिए आपने बहुत जी अब भविष्य का प्रश्न पूछ लिया, जो हुआ नहीं है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता क्या नहीं है, बस एक हम लोग एक परिकल्पना ही कर सकते हैं जी कि क्या होता, क्योंकि जो हुआ उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग उस एस्पेक्ट की चर्चा कर रहे हैं कि क्या होता ऐसा होता तो। जी जी और ये गंभीर विषय भी है क्योंकि बाबा साहब तो पूना पैक्ट के लिए दिल से तो तैयार थे ही नहीं, जी उनको तो एक हिसाब से पूरा दबाव में लेके ही काम किया गया और वो खुश नहीं थे, रोए भी थे, आप सब लोग जानते जी हैं। जी जी देखिए अभी मैं थोड़ा सा उल्टा चलता हूं कि जब पार्टी प्रतिनिधि जो बन गए, सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में आए और केवल किसी पर्टिकुलर ABCD पार्टी के प्रतिनिधि बन के रह गए और वो समाज का कोई काम नहीं किए, ये सबसे बड़ा अंतर जो हुआ। अब क्योंकि वो बन गए और जो हमारे यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि इलेक्शन के बाद जो एक बार बन गया तो एक पीढ़ी तो खा ही लेता है कम से कम, ठीक है, 2-4-10 पीढ़ी तो खा ही लेगा, फिर वो उसी फोल्ड में आ जाता है कि कैसे बनना है, कैसे इलेक्शन जीतना है, फिर वो उसके लिए समाज सेकेंडरी हो जाता है। जब समाज सेकेंडरी हो जाता है तो इसके रिपरकशन में देखिए बड़े आंदोलन आए बीच में, ठीक है, इन सब के बाद भी बहुत आंदोलन आए, जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी पार्टियां पूरे देश में बनी जिन्होंने कहा कि हम सामाजिक प्रतिनिधित्व या सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे काम करेंगे और जिसका एजेंडा था कि हम प्रतिनिधित्व के मुद्दे को आपके सामने रखेंगे और प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, ठीक है। उसमें सब पार्टियां जो आजकल आपको दिख रही हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रीय पार्टी बोल देते हैं, बसपा सपा हो गई, आरजेडी हो गई, ठीक है, शिबू सोरेन जी की वो हो गई, कोई भी पार्टी, सब स्टॉलिन हो गए, पूरा साउथ ले लीजिए, तो बहुत मैक्सिमम जो है वो सब ये बने, ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे आए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ या उसका क्या हुआ उसके कुछ नहीं कह सकते, हमारे जो पार्टी के संस्थापक थे
जो भी पार्टियां हैं, XYZ में किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो मुझे लगते हैं पर्टिकुलर, हो सकता है आप लोग सहमत हो नहीं हो, जी वो खुद अपने मन से अपनी पार्टी में प्रतिनिधित्व देने के लिए ईमानदार तैयार नहीं है। राइट सर जी ईमानदार नहीं है, मैं बोल रहा हूं तैयार। देखिए क्यों, आपको यदि अच्छी पार्टी चलानी है, आप सही में सामाजिक प्रतिनिधित्व का रहनुमाई करते हैं, उसका आप वो बनते हैं, तो आपको अपने घोषणा पत्र से लेके अपने पार्टी कार्यालय के मैनिफेस्टो में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्टी का आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें स्पष्ट रूप से सीटों का जातिवार बंटवारा होना चाहिए। ये देखिए, ये नहीं हो पाया, जिसका लाभ दूसरी पार्टियां ले रहे हैं। आप कहते थे कि हमारे यूपी में यदि 11% जाटव हैं, 12% यादव हैं, ठीक है, कुर्मी हैं, कोहली हैं, धोबी हैं, पासी हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी मैं जातियों की बात इसलिए कर रहा हूं, आप ये मत मुझे आरोप कर दीजिएगा कि मैं जातियों का समर्थन कर रहा हूं। कारण है उसके, जब आप अपनी पार्टी के हर कार्यालय के ऑफिस में आप ये लिखा देते हैं कि हमारा ये 400 सीटें हैं, तो इसमें जनसंख्या के हिसाब से हमारी सीटें इतनी बटी हैं, तो एक जो लड़ाई सबसे ज्यादा होती है, जो आक्षेप नैरेटिव खड़े हो गए हैं अभी 15-20 साल में, और जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल सिस्टम की ये साजिश है, जिसमें कहा जाने लगा कि ए पार्टी फलाने की पार्टी है, बी पार्टी इनकी पार्टी है। इन आरोपों से वो, क्योंकि आप करेंगे, वो आपको डैमेज करेंगे, संगठन नहीं होना। तो आप ये हमारे जो पार्टियां हैं, ये क्यों नहीं उनके दिमाग में आ रहा है कि हम इसको डिक्लेयर करें। तो आप, और जो दूसरा प्रतिनिधित्व हमारा, दूसरा कम्युनिटी हमारे साथ वाला जो नाराज होता है कि ये फलाने पार्टी है, इनको केवल बनाता है, इनको नहीं बनाता है, ठीक है, इनको इनकी बात करता है, तो आपको वो वाली प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। आपको पता है कि इतने यादव बनेंगे, इतने जाटव बनेंगे, इतने कुर्मी बनेंगे, इतने बनेंगे, आपने सब सीटों का बंटवारा कर दिया, कोई हेर फेर नहीं, कोई वे नहीं। तो मेरा ये सबसे कहना है कि सबसे पहले इनको देखिए, RSS के साथ हम लोग चाहे जितना गाली देते हैं, वो ईमानदार है अपने कार्यों के लिए, वो इतना मेहनत करती है कि आपको उसका 1%, 2%, 10% सब पढ़े लिखे उतना ही समझ में आता है, इसके बाद वो खेल दूसरा होता है। तो वो इस सब चीजों को भुनाती है, और जिससे वो सत्ता रूल कर रही है, और जिसको आज हम लोग सब लोग प्रताड़ित हैं कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे है, कैसे दूर जाए, कैसे दूर जाए। तो सबसे पहले तो हमारी जो पार्टियां हैं, जिनको हम लोग अपना कहते हैं कि हमारे नुमाइंदे हैं, इनको सबसे पहले राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देने में पार्टियों के अंदर ईमानदारी लानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि पूना पैक्ट, जब कम्युनल अवार्ड से पूना पैक्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, कम्युनल अवार्ड तो हमारी जीत थी, और बहुत बड़ी जीत थी, वो एकदम एक अलग होता, जो हम लोग आज एसेस कर रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं होता, हमारा हिसाब हमसे ही मांगा जाता, और हम ही उसको फिर सजा देने के लिए भी हम ही होते हैं कि तुम चलो निकलो, तुमने काम नहीं किया, हटिए अब यहां से। तो लेकिन अभी क्योंकि घालमेल है, ज्वाइंट वोटिंग में सब है कि भाई आपने उनके भी डाले था, तुम नहीं दोगे, दूसरे हम खरीद लेंगे, दूसरों को प्रभावित कर लेंगे, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से एक ऐसा कर दिया जो पार्टी एजेंडे पे काम करने लगा, समाज का एजेंडा काम नहीं करता है। तो जो कम्युनल अवार्ड से जब ट्रांसफर हुआ पूना पैक्ट की तरफ, तो देखिए सबसे बड़ी साजिश जो गांधी जी ने सोची, मुझे तो थोड़ा डाउट होता है, गांधी जी को सोचाई गई होगी, और बड़े कॉन्स्पिरेसी के तहत कहा गया होगा कि आप ये, यदि बाबा साहब की बात यदि लागू हो गई सेपरेट इलेक्टोरल के, उसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो हमारे अंधेर जी ने भी इंगित किया, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा कि हिंदुओं से अलग आइडेंटिटी हो जाती हमारी, जिसके लिए आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कि हम कभी बुद्धिज्म की बात करते हैं, कभी उसकी बात करते हैं, हम अपने मूल धर्म की ओर आते हैं, जिसको हम लोग मूल निवासी आप लोग कह रहे हैं, जो हमारे वहां की है, कि हम लोग हिंदू फोल्ड में नहीं आते। मैं बार बार आपके चैनल में भी कई बार कह चुका हूं कि हिंदू मतलब सवर्ण, ठीक है। ओबीसी का, जिसको हम लोग ऐतिहासिक रूप से शूद्र शब्द से संबोधित करते हैं, अति शुद्ध अछूत के रूप में, आज से 10 संवैधानिक संस्था नहीं है, ये मान के चलिए। एक राजनीतिक संस्था ही एक ऐसी थी, राजनीतिक पार्टियां ऐसी थी जो प्रतिनिधित्व देख के आपको
एक फोर्स करवाती थी कि आप कुछ कर लीजिए, अपने समाज के लिए भला कर लीजिए, समाज का भला कर लीजिए। और क्योंकि पार्टी की वजह से होना, तो समाज का भला वो लोग भूल गए। तो जब ये हो जाता, ये हिंदू के पार्ट नहीं रहते, तो आज जो समस्याएं जो हमारी आ रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन हमारा सबसे ज्यादा कहां होता है, भेदभाव कहां हो रहा है, इसी मानसिकता से हो रहा है ना। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी सेवा के क्षेत्र हो, और चाहे राजनीतिक हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे जो भी हो, एबीसी डिफरेंट टाइप से, उसके तरीके अलग अलग हैं, उसका प्रभाव अलग अलग है, उसका इंपैक्ट अलग अलग है, लेकिन सब जगह डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उस डिस्क्रिमिनेशन से बचते, और आप अपने डंके की चोट पे कहते हैं। मुसलमानों के साथ ये है कि मुसलमान आपको डर, आरएसएस जो अभी डर दिखा रहा है, इसलिए कि उनमें कहीं ना कहीं एक हिसाब से वो कहते हैं कि एकता का भाव है ना। बाबा साहब ने भी ये भी कहा कि मुसलमान शब्द कहने से, अभी तो हम लोग कहेंगे अरे साला वो जाटों के लिए है, वो कहेंगे अरे वो मरने दो उसको, वो है, ठीक है। ये हमारे अंदर एक नैरेटिव बन गया है। और मानव होने की एक कमजोरी होती है, वो हमेशा रूल करना चाहता है, देखिए। और वो अपने, यदि हमसे कोई डर रहा होगा तो हम उसको डराएंगे। एक है, जब नहीं होता है तो एक अपर कास्ट बोलेगा, सॉरी, एक हमारा कम्युनिटी का आदमी एससी कम्युनिटी का बोलेगा कि तुम हमसे नीचे हो, वो कहेगा वाल्मीकि हमसे नीचे है, वो कहेगा वो उससे नीचे है। तो ये जो हायरार्किकल सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम जिसको हम लोग कह रहे हैं, हमारे इसके बीच में भी आ गई थी, अभी भी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब इसको बहुत कम हुआ है, ये इसको डंके की चोट पे कहता हूं मैं, विश्वविद्यालयों की बात पे। इसका इंपैक्ट यही था कि बाबा साहब के उन मूल सिद्धांतों की हम लोग लौटे, और हमने पढ़ा और कहा कि शिक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और शिक्षा जैसे ही हम लोग को मिलने लगी, और इवन अब शूद्रों को, और जो खासतौर से ओबीसी कम्युनिटी है हमारी, ओबीसी कम्युनिटी ने जब पढ़ा, तो अब वो जब इतिहास अपना जान रहे हैं, तो जो जान गए वो समझ रहे हैं साजिश को, और वो अब साथ आ रहे हैं। तो जितने ओबीसी हैं, अभी सबसे ज्यादा खेल ओबीसी कम्युनिटी के साथ ही होता है ना, कि भाई ये बोर्ड कहां शिफ्ट होगा, वो पार्टी बना देगी, सरकार बना देगी, ये सब करेगा। तो आपको ओबीसी अब समझदार हो रहा है, ये हमारी शिक्षा का देन है। और इन लोगों ने सबसे बड़ा प्रहार फिर शिक्षा पे शुरू कर दिया पिछले 7 सालों में, जी जी, कि आप शिक्षा से किस प्रकार वंचित हो जाएंगे। आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक सिद्धांत है कि आपको भाई 2 साल का ही डिप्लोमा लेना है तो जाइए घर बैठिए, और आप अपने परंपरागत कार्य करिए, जिसको स्किल इंडिया नाम दे दिया। मतलब आप यदि चमड़े का करते थे तो वो जूता ही सिलिए, घड़ा बनाते तो घड़ा ही बनाइए, वो आपका स्किल है, ठीक है। आपको एक शब्दों के जाल में फंसा के आपको परंपरागत कार्यों को ढकेला जाता है। और आप क्या करेंगे भैया, हम सामंतशाही करेंगे, राजा हैं हम, राजा की तरह रहेंगे, और आप ये सब घर का काम करिए। तो वही वाले प्रश्न हैं जो आज से हम लोग 50 साल पहले लड़ रहे थे, वो फिर से लड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी साजिश बहुत खतरनाक है जी सर। तो इस साजिश को हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। और पूना पैक्ट का जो इम्पैक्ट आया, तो आप उस पर कहना नहीं चाहिए, मैं नेताओं के लिए ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। थोड़ा सा यदि ईमानदारी लाएंगे, उसका कारण भी यही है, वो भी सोचता है कि हमको अगला पार्टी टिकट देगा कि नहीं देगा, वो एक दूसरे से सब चैन से फंसे हुए हैं। तो वो हो जाएंगे तो सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एजुकेशन ही उसका तरीका है। जी जी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अब जो सिस्टम में हम हैं, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, और जो शिक्षित, जो बाबा साहब ने वास्तव में जो शिक्षित होने का जो पृष्ठभूमि रखा है, उसके भूमिका में आ जाए। जी बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश सर, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि जो परिणाम हुआ, आप इतना समय से मतलब मूवमेंट में रहे, लंबा समय से, अभी भी आप जुड़े हुए हैं, क्या करना पड़ेगा? मतलब सिस्टम तो है ऐसे, मान लेते हैं पूना पैक्ट, लीडरों को अगर बात करें तो आप बताइए सॉल्यूशन क्या है, फिर हम मंदिर जी से हम और कुछ चर्चा करेंगे। जी, सॉल्यूशन तो सर यही है, मैंने जो अपने अनुभव देखे हैं जीवन में, कि बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो समाज हमारा शिक्षित हो गया, पूरा नहीं हुआ, जो भी हुआ शिक्षित हुआ, और संगठित नहीं हुआ, और संघर्ष जारी है। संघर्ष के लिए वो घूम रहा है, संगठित नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा राज इसमें छुपा हुआ है।
और अभी मैंने देखा जो गया था सर घर इलेक्शन हम लोग के यहाँ हुए, अब एक ट्रेजेडी आ गई है कि अपना कैंडिडेट को ये सवर्ण लोग पैसे दे करके इलेक्शन लड़ा रहे हैं। आज की स्थिति ये है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, कानपुर देहात से मैंने वहाँ देखा और ये रीड किया कि अभी ब्लॉक प्रमुख के भी जो इलेक्शन हुए उसमें एससी या एसटी के कैंडिडेट जो थे 2 करोड़ 4 करोड़ जो भी खर्चा हुआ वो सवर्णों में जो श्रेष्ठ कहा जाता है ब्राह्मण, उसने अपना पैसा लगाया। जब पैसा लगाया तो वो काम, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो काम करेंगे कहाँ से? पैसा उन्होंने लगाया, उन्हीं का काम हो रहा है। और जिस तरह से अंगूठा लगा करके काम करा लेते हैं, अपने कैंडिडेट को बुला करके घर पे सारे साइन, जो भी वाउचर, ठेकेदार भी उन्हीं के हैं, काम कार्यकर्ता भी उन्हीं के हैं, जो भी इस तरह से काम चल रहा है। तो अब बात यही आ रही है, एक तो अंदर से वो लोग मजबूत भी नहीं है, पैसे से हो या जो भी। और हमारे डॉक्टर साहब ने जो भी एक बात कही वो बहुत अच्छी बात कही कि बहुत परिवर्तन हुआ। पहले लोग अगर एक किसी को कोई आंख उठा के अगर बात भी करता था तो लोग एक दूसरे को सहयोग करते थे। ये भावनाएं अब लोगों के अंदर खत्म हो जा रही, उसका भी कारण है कि हमारा समाज में जो लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए वो समाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं आज भी। तो ये हमारे जो एक संगठन है, संगठन में जो हम लोगों की जिम्मेदारी ये होगी, जैसे भी हो, एक बार में तो वो नहीं सुनेंगे, 2-4 बार। और समाज में आज एक सिस्टम देख रहे हैं, जो हमारे शादी वगैरह जो होते हैं उसमें क्या है कि बेटर को बुला लिया, खाने बनाने को बुला लिया। पहले जो होता था, हमारी माताएं बहनें सारे काम जो है वो मिलजुल कर करती हो, चावल साफ करना हो या गेहूं साफ करना, जो भी, तो एक प्रेम की भावना बनी रहती थी। आज वो चीजें खत्म होती जा रही, और वहां भी वही सवर्ण में वो जो ब्राह्मण है वो हावी है, वो सारा अपना कॉन्ट्रैक्ट ले करके वो सारा काम कर रहा है किसी तरह से। और ऐसे नशीले पदार्थों का भी प्रयोग उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है। अभी मैं गया इलेक्शन, देखा कि वहां अपने ही लोग जा करके सुबह शाम पैर छूते हैं, 2-4 कट्ठा जमीन दे दी तो उसी का, यानी वो फिर वही गुलामी वाली बात जो है। हम लोगों ने उस चीज को देखा सर, बहुत बड़ा हम लोगों ने संघर्ष भी किया, और वही हमें बड़ी खुशी हो रही कि आज जिस संगठन में आए हैं, काम कर रहे हैं, जो भी हमें समय मिलता है हमें दे रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था, अपने उन्होंने अनुभव दिए थे सारी लाइफ के, और हमें उन्हीं के रास्तों पर चलना होगा। बगैर महापुरुषों की विचारधारा के कोई काम नहीं होने वाला है। जी। और दूसरी बात एक अभी आ रही, थोड़ा 1 मिनट टाइम लूंगा सर। हाँ। कि हमारी जी जो पीढ़ी है, वो हमारे बच्चे हों चाहे आपके बच्चे, बच्चों में तालमेल नहीं हो पा रहा है। जो भी एक रीजन हो, चाहे वो डॉक्टर साहब के बच्चे हों, चाहे इंजीनियर साहब के बच्चे हों, चाहे वो कलेक्टर साहब के, वो ये बहुत सारी भ्रांतियां समाज में हैं, और इनको भी हमें आने वाले समय के लिए कुछ पे काम करना होगा। जी इन्हीं शब्दों के साथ में जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका, अपने जीवन के अनुभव और आज भी आप बांट रहे हैं हमारे बीच। अंधीर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये तो क्लियर हो गया कि एजुकेशन एक बड़ा भूमिका निभा रहा है, प्रोफेसर साहब ने कहा जिस हालात में होना चाहिए, और लोग जो सत्ता वर्ग है वो प्रहार कर रहा है। लेकिन ये बताइए मुझे कि बाबा साहब ने जो, हम वहीं पर आते हैं जहाँ से आपने बातें समाप्त, मैंने आपको रोका था जहाँ पर, कि अगर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम हो जाता, सेपरेट सेटलमेंट हो जाता, तो जो ओबीसी वर्ग है उसका हमारे साथ सामाजिक ध्रुवीकरण कैसे होता। इंपॉर्टेंट जो सवाल है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। और फिर अंतिम में हम सॉल्यूशन लेंगे कि इस व्यवस्था में, अभी जिस व्यवस्था में हम आ रहे हैं, पूना पैक्ट होने के बाद जैसे हम जो भी अवस्था में आ जाए, अल्टीमेट इसी सॉल्यूशन, इसी मतलब इसी सिस्टम में हम कैसे अपना जो
वो जो बाबा साहब सोच रहे थे कि इस तरह का समाज होना चाहिए, अभी कैसे बना पाएंगे, कैसे अपने लीडरों को ठीक कर पाएंगे, कैसे अपनी पार्टी को हम उस मतलब कर पाएंगे। तो पहले हमें ये बताइए कि जो बाबा साहब चाह रहे थे कि क्या होता, मतलब उसमें अगर सामाजिक ध्रुवीकरण कैसे होता। बाबा साहब तो चूंकि मानवता उन्होंने बता दिखाया भी अपने, जब संविधान लिखने की बारी आई तो उन्होंने सबके लिए लिखा, किसी के लिए ज्यादा नहीं बड़ा नहीं। तो उसमें कैसे सामाजिक ध्रुवीकरण की उनकी संकल्पना थी, ये बात आप मुझे बताइए पॉइंट टू पॉइंट। जी अंदिर जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए जी। जी। हाँ, इस मुद्दे पर सर ने भी बहुत अच्छी बातें रख दी। मैं भी कहने का पहले प्रयास किया था, तो ध्रुवीकरण हो जाता और परिवर्तन भी होता। तो हमें क्या करना चाहिए और बाबा साहब ने अपने जमाने में और उस परिस्थिति में क्या किया, उस पर ध्यान देंगे तो आज की परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो वो बातें निकल करके आ जाएगी। बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया और बहुत सारे, जैसे शिक्षा का महत्व बता रहे हैं, तो वो कैसे हमारे समाज में शिक्षा आने पर जो है हम आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए शिक्षित करने के लिए, प्रबोधित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं निकाले, मूक नायक, समता, जनता। उसके बाद हमारे समाज में कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं था। तो आप देखते हैं कि बाबा साहब जो है वो जो पेशवा के साथ जो हमारा संघर्ष हुआ था 1 जनवरी 1818 को, तो उन्होंने 1 जनवरी 1927 को वहां पर एक समारोह आयोजित किया और तब उन्होंने अपने समाज को उससे प्रेरणा देने के लिए जागरूक किया कि हमारे हमारे जो पूर्वज थे इतने वीर थे। उन्होंने बहुत सारे, हाँ, 1818 में 1 जनवरी 1927 में उन्होंने वहां पर एक समारोह का आयोजित किया। उसके बाद बहुत सारे धरना प्रदर्शन, मंदिर प्रवेश का आंदोलन और उसके बाद मनुस्मृति दहन। तो हमको इससे कैसे हम अपने समाज को, जब उस जमाने में बाबा साहब कर पा रहे थे, आज जब लोकतंत्र है, हमारे मत से सरकार बनती है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको सोचना है बाबा साहब ने क्या क्या प्रयास किया। बाबा साहब जैसे पूना पैक्ट जो हुआ, वो गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें देखते हैं कि जितने भी जो माइनॉरिटी का बना था, जितने भी अल्पसंख्यक का जो दावे थे, जिसमें इस तरह पहले सेक्शन में बताया है कि ईसाई, पारसी, मुस्लिम, सिख, रजवाड़े, सभी के प्रतिनिधि वहां बुलाए गए कि आप अपनी अपनी बात रखिए। तो वहां पर जो बाबा साहब ने क्या रखा, आप देखेंगे तो बहुत ही गजब की बातें वहां रखी थी। डिमांड सभी लोगों ने, सभी जितने भी अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि थे विभिन्न समुदाय के, ईसाई का, पारसी का, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, सभी लोगों का बात वहां पर बातें सुनी गई थी और उसमें बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात रखी और वहां पर कॉमनवेल्थ अवार्ड उनको प्राप्त भी हो गया था, सबको प्राप्त हुआ, लेकिन सबको कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला, उससे गांधी को और हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब बाबा साहब को यानी अछूतों को जब कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला, तो उन्होंने चिंतित हो गया। पूरा हिंदू समाज जो है, पूरा ब्राह्मण समाज जो है, बाबा साहब के पीछे लग गया और जैसे सर बता रहे थे कि अब जान गए कि अब जो है हिंदू हिंदू जो है, अब जो है ब्राह्मण बचेगा नहीं, ब्राह्मण धर्म। तो वैसी स्थिति में उन्होंने वही एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत वो चाल चली और बाबा साहब पर दबाव बनाया गया। तो हम उसमें देखेंगे कि बाबा साहब जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था उसको पहले सेपरेट इलेक्टोरेट प्राप्त नहीं किए, उसके बदले में हमें प्रतिनिधित्व मिला, आरक्षण मिला और आरक्षण के बदौलत आज हमारा समाज बहुत आगे कुछ आकर के खड़ा हो गया और अपनी बात करने में आज सक्षम हो सका है। तो उस आरक्षण का भी एक प्रभाव है। लेकिन बाकी जो बातें उन्होंने दावे के रूप में जो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखा, उन सारी बातों को उन्होंने संविधान में भी दे दिया। उन बातों को मैं रखना चाहता हूँ। उन्होंने एक जो अल्पसंख्यक समिति थी बनाई गई थी, उस समिति के तरफ से जो
मतलब अछूतों के जो प्रतिनिधि के रूप में गए। तो सबसे बड़ी बात है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने बहुत वहां षड्यंत्र किया, और उन्होंने सबके प्रतिनिधि को तो वो मानते थे, लेकिन जो अनटचेबल थे उसके हम्म। प्रतिनिधि का भी वो बोलते थे कि हम सारे जितने भी लोग हैं सबका प्रतिनिधि हम हैं। हम्म। तो उस समय एक मूवमेंट चला रहे थे स्वामी अच्युतानंद जी अपने भारत में, हम्म। और उनके प्रयास से जो टेलीग्राम गया यहाँ से और पूरे देश से, तो अंग्रेजों को मानना पड़ा कि नहीं, अछूत को अलग से मान्यता देनी चाहिए। और विभिन्न संवैधानिक सुधार कार्यक्रम हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा किया गया, उसमें भी माना गया कि ये बहिष्कृत जो लोग हैं उनको, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो उन्होंने एक आध दो बातें रखी, तो उसको हम कुछ उद्धृत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। जो बातें उन्होंने जो मतलब उस दावे में रखा अपने अल्पसंख्यक समिति के सामने, उसमें था कि दलित वर्ग यानी अनटचेबल वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति आजाद भारत का स्वतंत्र नागरिक हो और सभी सामान्य नागरिक अधिकारों का स्वामी हो, जैसा देश का अन्य नागरिक होगा उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जाए। उन्होंने ये रखा, और इस दावे में रखा कि संविधान के उन सभी परंपराओं रीति रिवाजों को अवैध घोषित करेगा जिनके कारण देश के किसी नागरिक को उसके साथ बरते गए भेदभाव, लगाए गए प्रतिबंधों के फलस्वरूप दंडित किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 13 में उन्होंने रखा कि जो पुराना रीति रिवाज है जिसके कारण हमारा समाज शोषित होता है, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है, उसको रद्द किया जाए। उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, और जो बातें रखी उसको जो है संविधान में उन्होंने लागू किया। अस्पृश्यता निर्मूलन की गारंटी हो और नागरिक की समानता तथा मौलिक अधिकार का प्रावधान किया जाए, जो उन्होंने संविधान में किया, और जिसके कारण हम लोग अपने आप को कुछ सेव कर पाते हैं उनके जो षड्यंत्रों से। उसके बाद नागरिक अधिकारों के कानून का उल्लंघन करने वाले के लिए दंड का प्रावधान किया जाए, क्योंकि कट्टर जातिवादी लोग हमारे नागरिक अधिकारों के उपभोग में बाधा डालते हैं। तो जो अल्पसंख्यक समिति थी उसके सामने बाबा साहब ने जो जो बातें रखी, वो जो इंडिया एक्ट जो बना था 1935 में, प्रथम जो इंडिया एक्ट, उसमें सारी बातें आ गई थी। इसीलिए बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे तो उस एक्ट का बहुत सारा जो है उसमें संविधान में लाया गया, और उस प्रावधान को बहुत लाने में बहुत सफल हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहब जो संघर्ष किया संविधान बनाने तक, और उन्होंने जो अछूतों के लिए जो दावा प्रस्तुत किया, उसमें अगर हम कॉम्युनल अवार्ड को छोड़ दें तो बाकी सबको उन्होंने हासिल कर लिया था। लेकिन अगर कॉम्युनल अवार्ड अगर हमको मिल जाता तो हमारा सामाजिक ध्रुवीकरण हम जैसा चाहते थे, या बाबा साहब जैसा कल्पना कर रहे थे, वैसे हमारे समाज में अभी परिवर्तन हो जाता। और अभी समझिए कि सामाजिक न्याय की हम लोग बात करते हैं कि अभी तो लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है, और लोकतांत्रिक प्रावधानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज के दिनों में इतनी कमजोर हो गई है। तो मतलब हम उस जमाने में देखते हैं कि बाबा साहब ने यह सब कार्य हमारे लिए कर दिया है, लेकिन आज हम इतना दूर तक आने के बाद भी, बहुत सारा अधिकार प्राप्त करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इसका ये जो संवैधानिक अधिकार है उसका उपयोग करें। आज की स्थिति में जो भी है हमारे सामने, जो आपने प्रश्न रखा, इसका उपयोग करके जो अपने जो सोसाइटी का जो नेता है, अपने समाज का नेता बने, उसके लिए उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बेलगाम घोड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। तो लेकिन लगाम हम लगाए कैसे, क्योंकि उसमें हिंदुओं का लगाम लगा हुआ है और हमारे अंदर नहीं है, उसका दुष्प्रभाव हम भोग रहे हैं अभी। तो ये सारी बातें हैं इस संबंध में। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा समय हो चला है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट में हम थोड़ा समय लेके हम एक और सवाल का समाधान ढूंढना चाहेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेसर साहब के पास आएंगे। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा सर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी यूपी से। यूपी में जो राजनीति चल रहा है वो तो सर्वविदित है, टूट फूट गए लोग, पता नहीं क्या होगा। जो आशा एक किरण जगी थी वो अब दिखाई नहीं देती है। प्रोफेसर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे
कि ये तो व्यवस्था है, और आपने बता दिया कि एजुकेशन को किस तरह से वो, मतलब अगर हम प्रारंभिक एजुकेशन की बात करें तो वहाँ 8 क्लास के बच्चे जो है 2 क्लास का या 3 क्लास का जो है बुक नहीं पढ़ पा रहे, जो प्रैक्टिकली है। बाकी हायर एजुकेशन में कैसे रोहित वेमुला और कैसे पायल तड़वी को वो किया जा रहा है, वो हमारे सामने है। तो सर ये बताइए कि ये जो हालात है एजुकेशन, तो उन्होंने जो एकेडमिक एजुकेशन से हम लोग अपने मतलब स्व विश्लेषण से हम लोग ये तैयार हुए, इस दृष्टिकोण में सोच रहे हैं, सामाजिक ज्ञान की तो बात ही नहीं है उस एजुकेशन में। तो सामाजिक समस्या है सर, समाज से ही ठीक होगा तो अल्टीमेट सर इसी व्यवस्था में पूना पैक्ट का जितना नुकसान हुआ सर, अभी क्या सॉल्यूशन आप देखते हैं जी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए जी सर? जी देखिए, जी सबसे पहली बात तो आप ये मान लीजिए सबका मूल शिक्षा ही है। अल्टीमेटली आपको आना पड़ेगा एजुकेशन पे ही। जी। एजुकेशन डिग्री वाली नहीं है, एजुकेशन रियल एजुकेशन जिसको कहते हैं। हम्म। डिग्री वाली भी जरूरी है। देखिए, आपने कभी कभी होता है कि हमने ऐसा सिलेबस डिजाइन कर दिया कि आपने अपना जाना ही नहीं इतिहास, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता ही नहीं चला कि हमारे अधिकार क्या होते हैं, और आपको आप किसी महापुरुषों के बारे में बताया ही नहीं गया, आपको अपनी जो स्थिति थी उससे कभी अवगत ही नहीं कराया गया, आपको कभी मतलब उस चीज से इंट्रोड्यूस ही नहीं जी करवाया गया। जी जी। तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन और आपकी जो मानसिकता है दूसरी टाइप की क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट टूल है कि एजुकेशन जब होता है तो आदमी कहता है, बाबा साहब भी देखिए कितना कहते थे कि जो हमारा कल्टीवेशन ऑफ हमारे माइंड को आपको कल्टीवेट करना है। देखिए, जो बड़ी बात थी वो आप जब करते हैं तो एनालिसिस करने लगते हैं अपने दिमाग में कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। आप पढ़ते हैं तो अपने आप स्व जागृत होते हैं, ठीक है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा जरूरी है। तुम जानोगे ही नहीं तो कैसे स्वीकार करोगे कि ये चीज है, ठीक है। अब क्यों, देखिए कभी कभी आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बहुत से अपने जो अछूत थे वो भी भगवान के भरोसे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो नियतिवाद को बहुत मानते थे कि नहीं, ये हमारे मतलब भाग्य में ही है ऐसा, और नियति ने ऐसा लिखा है तो हम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हमको रोज लात मारा जाता है, हमको फेंक के खाना दिया जाता है, हमको कुछ नहीं किया, ठीक है। तो वो कहते हैं नियति है हमारी, ठीक है, मतलब ये है तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग घर में आजकल, यदि हम बड़ी कुछ सोसाइटी ऐसी होती है कि औरत को आप ये कहेंगे कि औरत को कभी रियलाइज ये नहीं होता है कि वो काम जो कर रही हैं वो बेसिकली उनका नहीं है, या वो भी एक हिसाब से पेड वर्क है, ठीक है। जिसको लेकिन वो कहते हैं नहीं ये तो क्या है, ये तो हमारा धर्म है, हमारा ड्यूटी है। देखिए, ड्यूटी के नाम पे यहाँ पे बहुत, हाँ ठीक है, बहुत दिग्भ्रमित किया गया। जब राइट की बात आई तब वहां प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, ठीक है। तो जब राइट कैसे आएंगे? राइट तभी आएंगे जब शिक्षा आएगी। आप जागरूक होंगे ना तभी तो आप मांग करेंगे ना कि भाई हमको ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करना है आपको, ठीक। और दूसरी बात एक कॉन्टेस्ट में कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में लोकतंत्र में, खासतौर से भारत के संदर्भ में, हमारा एक ऐसा सेटअप बना हुआ है या बना है या शुरू से बना आया है कि उसमें जो हमारी विधायिका है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। विधायिका ही रिफॉर्म कर सकती है, अभी भी हम इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। तो विधायिका और हमारे आपस में ना संपूर्ण पैक्ट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो अभी तक उतना जिस गति से काम होना चाहिए, जो हम लोग एज्यूम करते हैं कि कम्युनल अवार्ड से होता, वो इसके पीछे यही है कि हम लोग थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी में हैं। हम लोग अपने नेताओं पे थोड़ा भरोसा कम कर दिए हैं, नेता भी हमारे गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है। हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, अपने पे ही हम, दूसरा आदमी बोलेगा तो हम कुछ नहीं, लेकिन अपने पे तुरंत रिएक्शन होगा। वोटिंग पैटर्न जब आएगा कहेगा अच्छा तुमने हमको ऐसा कहा था, हम तुम्हारा बदला उसी वोटिंग के समय ही निकालेंगे। तो ठीक है, तो ये सब है कि ये सब कैसे दूर होंगे? ये जो तत्कालिक चीजें हैं जो हमको इफेक्ट डालती हैं, उसका एनालिसिस जब करेगा वो एजुकेशन, जब गहराई से पढ़ा होगा कि ये सब तो फालतू चीज है। असली चीज दूसरी है कि यदि हमको प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला, हमारा सही कैंडिडेट नहीं चुन के गया, तो ये डैमेज तो होना ही होना है। जो आज आप देख रहे हैं संदर्भ में कि कोई विरोध करने वाला नहीं है। आप पूरा देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन मतलब शिक्षा को खत्म करना, ठीक है, स्पष्ट बात है, एक लाइन की बात है। प्राइवेटाइजेशन मतलब
शिक्षा को खत्म करना, किसकी शिक्षा को खत्म करना? दलितों की, वंचितों की शिक्षा को खत्म करना। ठीक है, वो इतने पास अभी भी इतने समृद्ध नहीं हुए हैं, 1-8% की बात छोड़ दीजिए, तो वो जो इतना इतना हायर एजुकेशन ले सकें या एजुकेशन को पढ़ सकें, वो अपने रोजी रोटी की तलाश में ही अभी तक हैं। तो आप जब आपने प्राइवेटाइजेशन ला दिया जिस देश में, और देश में विरोध नहीं हुआ, कौन से हमारे प्रतिनिधि वहां पे बैठे हैं जो हमको वहां पे ये क्या कर रहे हैं? एक भी आवाज नहीं आई किसी पार्टी की जो सत्ता। अरे भाई, आप हर पार्टी में आ रहे थे तो हर पार्टियों में देखिए रिप्रेजेंटेशन था ना, आपको वहां बैठाया गया था कि आप अपनी कम्युनिटी की, अपने समाज की अधिकारों की बात करेंगे। ठीक है, वो आप नहीं खत्म करते हैं, वो उसकी बात को आप भूल गए। आपका इंपैक्ट कोई की एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन का कितना नेगेटिव इंपैक्ट होगा इस पर कोई देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे प्रतिनिधि चुने, उसके लिए दोषी हम भी हैं और हमारे प्रतिनिधि भी हैं। और ये दोष कैसे खत्म होगा? ये दोष हमको तभी खत्म होगा कि म्यूचुअल ट्रस्ट से हमको एक दूसरे पे विश्वास जगाना पड़ेगा कि हम अपने राजनीतिक पार्टियों पे भी विश्वास रखें और उनको ये समझाएं। और किसी ने समझाएं कैसे? कि हम लोग बोलते हैं कि भैया वो तो हमारी बातें नहीं सुनते हैं, मिलना मुश्किल है, ABCD कोई भी आदमी हो। ठीक है, तो आपके कई तरीके हैं कहने के। ठीक है, और खास तौर से वर्तमान युग में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सोशल मीडिया, आपने इकट्ठा किया, 1 घंटा से बैठे हुआ, चलो कितना भी लगभग 500 लोग सुन रहे होंगे, आज नहीं कल सुन लेंगे। 500 लोग यदि 10 मिनट भी सुन लिए, 20 मिनट भी सुन लिए, यदि उनको कोई बात अच्छी क्लिक कर गई तो वो अपने उसको डालेगा। ठीक है, और जब ऐसी चीजों को पढ़ेगा, देखिए हम लोग कभी कभी पैराफेरियल जो नॉलेज होता है ना, उसमें फंस जाते हैं, और पैराफेरियल नॉलेज थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है कभी कभी। तो हम लोग फिर उसकी तरफ कम से कम बैक टू जो ओरिजिन है, कम से कम बाबा साहब की किताबों को एक बार पढ़ लीजिए। आप कुछ नहीं, पहले भाई इंट्रोड्यूस करवाइए, आप सब करिए कि आप ओबीसी समाज, देखिए मैं पूरा नहीं कहता हूं, ओबीसी समाज ने जब से पढ़ना शुरू कर दिया है, खासतौर से बाबा साहब को, पहले तो लोहिया अंबेडकर में लड़ाई दे रहे थे, यूपी की खासतौर से बात करें, तब से देखिए परिवर्तन आना शुरू हुआ। सामाजिक रूप से मांग होगी तो राजनीतिक रूप से भी आपको आना पड़ेगा साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक यदि बाइंडिंग होगी तो राजनीतिक बाइंडिंग भी होगी, और राजनीति को वही करना पड़ेगा। और देखिए क्यों राजनीति इतना इंपॉर्टेंट है कि राजनीति में आपके अधिकार जब माने रहेंगे तो आप विधायिका में जब आवाज उठाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी आपकी बात सुनेगा, वो कहेगा उनका मामला है, इंटरफेयर मत कीजिए। अभी तो सेट आपका सुप्रीम कोर्ट भी सेट कर दे रहा है विधायिका। तो इसलिए विधायिका बहुत पावरफुल है, विधायिका में हमारा रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। इसके लिए हमको संगठित ही होना चाहिए। चलो एक बार ये करके भी देखो कि संगठित होके वोटिंग पैटर्न लाए हैं। ठीक है, थोड़ा आपसी कॉन्फ्लिक्ट भूल जाएं, आपसी ईगो भूल जाएं। ठीक है, ये भूलना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से हम लोग आपस में लड़ते मरते रहेंगे और ब्राह्मणवाद सफल होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सामाजिक आंदोलन बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है, तभी जो है नेता जो है हमारी बात सुनेंगे। हमेशा नेता को हमेशा मतलब आलोचना करना या उसकी बुराई करना ये सही नहीं है। हमें वास्तविक जो है उस पर हमें जाना चाहिए। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत मूलभूत बातें बताई। गौतम सर, हम आपसे अंतिम में, हमारे पास समय बहुत कम है, तो जी क्या बताना चाहेंगे? अंतिम जो मैसेज है आप हमें बताइए, अंतिम संदेश। जी, अंतिम संदेश यही है कि सर, वो कहा गया है कि कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, और अगर हम ये सोच लेंगे कि ये काम हमको करना तो हो जाएगा। और हमें जो दिखाई दे रहा है संगठन के माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ, कामयाब तो हम जरूर होंगे। हार्ड वर्क करने की जरूरत है, और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और महापुरुषों की जो भी विचारधाराएं हैं उन्हीं पर अमल करना पड़ेगा, उसके अलावा और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। महापुरुषों के मार्गों पर चलना होगा। अंधेर सर, हम आपके चलो। पास आते हैं। हमारा समय भी लगभग हम पार हो चुके हैं, 8:11 हो रहे हैं। तो कम शब्दों में हम चाहेंगे कि इसी व्यवस्था में अल्टीमेट तो सामाजिक मूवमेंट जो है, डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने बता दिया कि सामाजिक ध्रुवीकरण करना ही पड़ेगा। हाँ, और तभी जो है हमारे नेता जो है हाँ, जगह पर आएंगे और सही जो प्रतिनिधित्व हमारा चुन कर जाएगा। जी, उनको डर होगा, एक भय होगा। तो क्लियर हो ही गया है। फिर भी आप सर क्या बताना चाहेंगे लास्ट में? जी, माइक माइक जी। जी, माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए जी। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई और हम लोगों को कुछ सीखने को मौका मिला और हमारे दर्शक भी सीखे होंगे, आशा है। सर ने जो बताया उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम बोलना चाहते हैं कि सर जैसा रख रहे थे कि हमको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपसी सहयोग और सामंजस्य और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो एक बात हमको याद पड़ रही है, उस याद को हम दोहराना चाह रहे हैं। एक हमारे नेता है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी बात रख रहे थे कहीं पर, और उन्होंने कहा कि हमारे लोग नालायक होते हैं। उन्होंने कहा, जैसा सर अभी बता रहे थे कि हमारी भी जवाबदेही है, जनता की भी जवाबदेही है और नेता की भी जवाबदेही है। तो वो लीडर्स है अपने समाज के, बाद में बीजेपी में चले गए, अपने पार्टी को उसमें विलीन कर दिया और उन्होंने जीता। और जीतने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे लोग नालायक है, मेरे कहने पर वोट नहीं देते हैं, और जब वो लोग कहते हैं तो वोट देते हैं। तो ये बात थोड़ी थोड़ी सच्चाई है, लेकिन हमारे नेता अगर इस तरह से कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं तो ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि वे मतलब जो मतलब हमारा प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है उसका फायदा उठा रहे हैं और समाज के हित में उनको काम करना है। तो इस तरह से हमारे जनता तो अनपढ़ और जागरूक नहीं है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको जागरूक करने का भी उन्हीं का काम है, उन्हीं नेता का काम है, क्योंकि उससे वो लाभ उठा चुके हैं, उस आरक्षण का, उस प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का। तो और दूसरी बात, जो हमारे नेता जो आज के प्रतिनिधि हैं क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सारा सिस्टम है, जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशन है, उस सभी में ब्राह्मण वर्ग के लोग जो है अत्यधिक प्रतिनिधित्व में है। माने इसको कहिए कि उस पर पूर्ण रूप से हावी है। तो जब हावी है तो क्या करता है कि हमारे जो लोग जब कुछ सत्ता में गए और सत्ता में जाने के बाद जो कुछ गलती काम कर लिए, तो आज के तिथि में हम देखते हैं कि जितने भी मूल निवासी समाज के पार्टियां हैं और उसके जो लीडरशिप है और लीडर लोग हैं, तो कुछ ना कुछ गलती किए और उस गलती के कारण भय से अपने समाज का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है कि आज के तिथि में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची मूल निवासी समाज का जो पूरे अगर ये सोचे कि हम मूल निवासी बहुजन समाज के लिए, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज का हम लाभ उठा रहे हैं, उसके हित में काम करें। हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की है उस गलती का परिणाम आज अगर वो समाज के लिए काम करने शुरू करेंगे, कल वो जेल में डाल दिए जाएंगे। इससे हमारी पार्टी अपवाद नहीं है। तो इसीलिए हमको लगता है कि नया नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा, एक बहुत बड़े मूवमेंट की आवश्यकता है हमारे लोगों को, और उस मूवमेंट को तैयार करके, नया लीडरशिप को तैयार करके और पूरे देश में जन जागृति करने की आवश्यकता है, हमको ऐसा लगता है। तब जाकर के जो भी हमारे पास है उससे, जो सर बता रहे थे, तब हम अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, अंडर असिस्टेंस कर सकते हैं, आपसी सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। समय से हम आगे चले गए हैं, फिर भी बहुत ही जो मूल ऐसा चर्चा है कि ये काफी लंबा मतलब चल सकता है, लेकिन समय का मामला है। तो मैं सभी पैनलिस्ट साथियों का जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और मूल निवासी सतीश गौतम रांची झारखंड से जुड़े हुए थे, और बिहार से कटिहार से बामसेप के पदाधिकारी मूल निवासी अंधेराम जी जुड़े हुए थे। मैं इन तमाम पैनलिस्टों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सटीक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। आगे जो हम विषय लगाने वो लीडरशिप पर लगाने वाले हैं, नेतृत्व का निर्माण का जो प्रक्रिया है वो क्या होना चाहिए। मतलब कल चुनाव का घोषणा हुआ और लोग घर में सपना देखना शुरू कर देते कि मैं भी इस बार इलेक्शन में लड़ूंगा और कुर्ता पजामा मैं भी चुनाव में खड़ा हूँ। क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या प्रक्रिया है नेतृत्व निर्माण का। बाबा साहब को लोगों ने लीडर बनाया,
बाबा साहब ने स्वघोषित लीडर नहीं थे, इसलिए आज लोग याद करते हैं। तो जो लीडर बनने की जो प्रक्रिया, इस पर भी हम कभी विस्तार पूर्वक हम आप लोगों से समय और अनुमति लेकर हम फिर आपसे सलाह मशवरा करेंगे। तब तक के लिए हम फिर विदा लेते हैं। जो दर्शक देख रहे थे उनका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो भी अच्छा लगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ सुधार, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा कि और कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि और भी इस पर विस्तार पूर्वक बताया जाए पूना पैक्ट वगैरह, तो हमारे पास समय का अभाव रहता है। फिर हम कभी पूना पैक्ट पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक इस पर और हम लोगों को जानकारी देंगे। सिर्फ आलोचना और दोष देने से हमारा समाधान नहीं है। हम व्यक्तिगत इवोल्यूशन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं। अगर हमारा लीडर फंसा हुआ है तो उसको वहां से निकालने की, जैसे अंदर से बता रहे थे कि कुछ त्रुटि हो गई है तो डर के मर्ज से लालू यादव को जेल में डाल दिया। और इस बार का मैंने उनका फोटो देखा बर्थडे में, तो मैं बहुत व्यथित हूँ। जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आजकल मैं चर्चा कर ही देता हूँ कि एक मैंने आरएसएस को रोकने वाला वो लीडर, उन्होंने हिम्मत दिखाई तो उन्होंने ये, खैर वो कांग्रेस में अलायंस से वो अलग मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक सामाजिक जो एक झंडा है उन्होंने बुलंद किया था कभी। तो फिर हम इस पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सभी पैनलिस्टों को धन्यवाद के साथ जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भीम। जय भीम, जय भीम।